हेलो गाइस, अब जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से एनालाइज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। ओके, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है दैट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो ये आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है बेसिकली। सो हम लोग सिर्फ कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे कॉमन जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये सारे कंपाउंड्स के बारे में अपन जानेंगे बेसिकली। ऑलराइट, फॉस्फोरस उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है ऑर्गेनिक में, बट दीज आर द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। दीज आर वेरी कॉमन अलॉन्ग विथ हैलोजेंस एक्चुअली। सो आई फॉरगॉट अबाउट हैलोजेंस। तो हैलोजेंस को भी हम लोग देखेंगे, फॉस्फोरस को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग परसेंटेजेस डिटरमाइन करते हैं कि ये जो कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें उनका परसेंटेज कैसा है। ऑलराइट, तो इससे हम लोग उसका एम्पेरिकल फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीज़ें अपन पता कर सकते हैं। तो अगर मेरे को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में मेरे को पता चल सकता है। सो ये जो स्टेप्स है दीज आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी हमको नहीं मालूम पड़ेगी, बट हमको उसके बारे में पता चलेगा। ऑलराइट, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता चलती है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का रेशो डिटरमाइन करते हैं, उसके किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का रेशो डिटरमाइन करते हैं, तो उससे अपने को एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है। और एम्पेरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी। ओके, ये अपन ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बेसिक केमिस्ट्री में अपन ने देखा हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहली जो टेस्ट देख रहे हैं अपन वो है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, जो टेस्ट का नाम है दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। दैट इज़ अ कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। तो ये देखो, बड़ी सिंपल सी टेस्ट है कि हम क्या करेंगे कि कोई भी कंपाउंड लेंगे और उसको हीट करेंगे इन कॉपर ऑक्साइड। ओके, विथ कॉपर ऑक्साइड इन अ ड्राई ट्यूब। ठीक है, ड्राई ट्यूब लेंगे, मतलब कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एसेंशियली। ठीक है ना। तो ऐसा ट्यूब लेंगे और उसमें कॉपर ऑक्साइड डालेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन डालेंगे और उसको ज़ोरदार हीट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जो कार्बन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में दैट विल रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड और कार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉपर ऑक्साइड जो ले रहे हैं अपन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट होगा इसमें, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इवेंचुअली क्या हो गया कि हम लोग कार्बन का प्रेजेंस कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? बड़ी सिंपल सी टेस्ट है। बड़े नाइन्थ और टेंथ में भी तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी स्पेसिफिक टेस्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म हो जाता है, इसका मतलब उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सो समझ में आया ना। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसको सिर्फ हीट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिबरेट हो रहा है उसको लाइम वाटर से पास करेंगे। लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्फर्म, मतलब कार्बन इज कन्फर्म्ड। ओके, उसी तरह से अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है ना, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर को हम लोग पास करते हैं थ्रू अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ओके, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का सॉलिड होता है, और अगर मैं वाटर उससे पास करवाता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 5H2O में, और ये जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर। ओके, तो इससे अपने को कंफर्म हो रहा है कि वाटर प्रेजेंट है, और वाटर का प्रेजेंस से हमको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है जो वाटर में आ रहे हैं वो किसी और जगह से नहीं आ रहे। रिमेंबर वी आर टेकिंग अ ड्राई ट्यूब, तो वाटर
में जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, इसलिए इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये देखो इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने मेरा कंपाउंड ले लिया है और कॉपर ऑक्साइड लिया है। ओके, मतलब थोड़ा सा कंपाउंड लेना पड़ता है, जैसे पिंच ऑफ द कंपाउंड एंड कॉपर ऑक्साइड, और उसको हीट कर रहे हैं। तो जो भी वेपर्स लिबरेट होंगे या जनरेट होंगे वो इस तरह से पास होंगे। और यहाँ पे मैंने अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया है और यहाँ पे लाइम वाटर लिया है। जब वाटर वेपर आएगा, मतलब वाटर अगर जनरेट हुआ है इस कंबशन रिएक्शन से, तो ये जो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम ब्लू। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि वाटर आ रहा है, इसका मतलब जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पे देयर इज़ अ हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। कार्बन डाइऑक्साइड सीधा पास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में आएगा, देखो यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे लाइम वाटर विल बिकम मिल्की। और अगर मिल्की हो गया इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसका मतलब अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर इज अ कार्बन। ठीक है ना? तो इस तरह से ये टेस्ट हो रही है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कार्बन डिटेक्ट हो रहा है। एंड यू कैन सी कि ये इस तरह की ऑर्डर क्यों है, पहले हमको हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनका ऑर्डर इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है ना, पहले लाइम वाटर और उसके बाद अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो जो भी वाटर आएगा वो इस लाइम वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट तक मोस्ट लाइकली नहीं पहुँचेगा। और अगर पहुँचता भी है तो वो हो सकता है कि यहाँ से जो वाटर वेपर आ रहा है वो पहुँच रहा है, तो ये अपन को इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। तो ऑर्डर में पहले कॉपर सल्फेट और उसके बाद लाइम वाटर ये ज़रूरी होता है। अंडरस्टूड है? ओके, सो ये हो जाता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन अभी, दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टेस्ट होते हैं नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये दोनों टेस्ट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? सो नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। ठीक है? तो पहली टेस्ट तो बड़ी आसान है नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम टेस्ट। ओके, क्योंकि सोडा लाइम इसमें यूज़ किया जाता है। सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे विथ सोडा लाइम। और ऐसा करने से क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगा, और अमोनिया का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, फिशी स्मेल आता है अमोनिया का। अरे दैट्स बिकॉज फिशेस जो होते हैं वो अमोनिया एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट्स वाई फिशेस स्मेल्स लाइक अमोनिया। तो अगर फिशी स्मेल आता है तो इसका मतलब अमोनिया प्रेजेंट है, इसका मतलब अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट नहीं है। द रीज़न फॉर दैट कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो एंड डायजो ग्रुप, अगर इन फॉर्म्स में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है? नाइट्रोजन यहाँ से लिबरेट नहीं हो सकता इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये लिमिटेशन जो है ये तुमको ध्यान में रखना है कि सोडा लाइम टेस्ट नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए और डायजो कंपाउंड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अदर कंपाउंड्स के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सोडा लाइम टेस्ट हो गया। और सेकंड जो टेस्ट होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन वो होता है लजेंग्स टेस्ट। ठीक है ना? इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वट एवर इट इज़, थिंक इट्स लजेंग्स टेस्ट। ओके, लजेंग दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यू कैन कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट ट्राई टू बी एज क्लोज टू एज लजेंग आई गेस। ठीक है? तो यहाँ पे लजेंग टेस्ट जो है इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, बोलते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट। सो ये टेस्ट है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। ऑलराइट, देखो ये कैसा किया जाता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। जो सोडियम फ्यूजन टेस्ट है दैट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन्स। ठीक है? नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन में जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं वो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम डिटेक्ट करते हैं।
तो लज़ेंग टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है लेबॉर्ट्री मेथड्स में एक्चुअली, क्योंकि स्कूल्स में जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उसमें लज़ेंग टेस्ट ये हम कास पढ़ाते हैं बेसिकली, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग जिस तरह से टेस्ट करते हैं, राइट। और मैंने भी ये टेस्ट पढ़ाई है स्टूडेंट्स को, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस टेस्ट बिकॉज इट्स सच अ कूल टेस्ट। दूसरा चीज़ होता है कि इसमें तुमको टेस्ट ट्यूब फोड़ने को मिलता है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, इजंट इट। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, यू जस्ट डू दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ द टेस्ट एक्चुअली। टेस्ट ट्यूब फोड़ना इज़ अ पार्ट ऑफ द टेस्ट, इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है स्टूडेंट्स को। अगर कभी करने का मौका मिले तो जस्ट डू इट बेसिकली बिकॉज इट्स सच अ कूल टेस्ट। तो यहाँ पे लज़ेंग टेस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट नाम क्या दिया है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ठीक है। और जब मैं मेथड इसका एक्सप्लेन करूँगा तो तुमको पता चल जाएगा कि इसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि इसमें ये सारे एलिमेंट्स भी डिटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सेम टेस्ट, ओके, फ्रॉम द सेम टेस्ट। मतलब ऑब्वियसली हम जो एक्सट्रैक्ट लेते हैं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं लज़ेंग टेस्ट में, वो सॉल्यूशन जो बनता है उससे हम नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं, इनकी टेस्ट हम लोग करते हैं। अलग अलग टेस्ट है ऑब्वियसली तीनों के लिए, लेकिन टेस्ट करते हैं इसी से। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग एक नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं अपन, और इसके बाद इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे फॉर सल्फर एंड फॉर हैलोजन, ओके। सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर नाइट्रोजन, ओके। तो लज़ेंग टेस्ट या सोडियम फ्यूजन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पीस लेते हैं सोडियम मेटल का, इसको थोड़ा केयरफुली लेना पड़ता है, रिमेंबर सोडियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पीस लेते हैं, बेसिकली जो पीस लेते हैं दैट शुड बी अ पी साइज़ पीस लेते हैं, और इसको एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। इसका एक अलग सा टेस्ट ट्यूब आता है, इट्स नॉट अ रेगुलर टेस्ट ट्यूब। तो इसको इट्स लाइक अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, बेसिकली छोटा सा पतला सा टेस्ट ट्यूब होता है, स्मॉल होता है, एंड इट्स अ इजीली ब्रेकेबल टेस्ट ट्यूब। ये अपना बोरोसिलिकेट वाला टेस्ट ट्यूब नहीं होता, इट्स नॉट अ एक्सपेंसिव टेस्ट ट्यूब, तो थोड़ा सा इजीली ब्रेकेबल टेस्ट ट्यूब होता है, एंड दीज आर क्वाइट चीप, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें ये डालते हैं, ओके, और इसको हीट करते हैं बंसन बर्नर के ऊपर। तो क्या कर दिया कि सोडियम मेटल लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको हीट किया ऑन अ बंसन बर्नर, ठीक है। और फिर उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं और इसको फिर से हीट करते हैं जब तक कि ये रेड हॉट नहीं हो जाता। इसेंशियली जैसे कि यहाँ पे देखो ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, और इसमें मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कंपाउंड लिया और थोड़ा सा सोडियम मेटल लिया, दोनों को लेके हीट किया। तो जो टेस्ट ट्यूब है ये इतना गर्म हो जाता है कि इट बिकम्स रेड हॉट, ऑलराइट। और सोडियम मेटल इजीली मेल्ट होता है, रिमेंबर इट्स अ सॉफ्ट मेटल, तो ये मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल रिएक्ट विथ द कंपाउंड, ऑलराइट। और ये रिएक्शन होती है तो कंपाउंड में जो कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होके सोडियम विल मेक सोडियम साइनाइड, NaCN बन जाएगा। तो ये सॉल्ट बन गया इसमें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब लेंगे, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब लेंगे और थोड़ा सा कोल्ड वाटर में इसको इमर्स करेंगे इमीडिएटली व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज़ रेड हॉट। जब टेस्ट ट्यूब गर्म होता है, रेड हॉट होता है, उसी समय इसको तुरंत में पानी में डिप कर देंगे। अब थर्मल शॉक की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्रेक हो जाएगा, ऑलराइट। कभी कभी ब्रेक नहीं होता है, इसको थोड़ा सा टैप करना पड़ता है ताकि ब्रेक हो जाए इसेंशियली, और हल्का सा टैप करने से भी ये ब्रेक हो जाता है। मतलब इसी के ऊपर थोड़ा सा टैप कर देंगे अपन तो इट विल ब्रेक हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर का जो भी मटेरियल था वो इस पानी में आ जाएगा। सो वी गेट अ सोल्यूशन नाउ। और अब इसको हम लोग फिल्टर करेंगे, ठीक है ना। फिल्टर करेंगे तो ये जो फिल्ट्रेट मिल रहा है अपने को, दिस इज द फिल्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं लज़ेंग्स एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। तो लज़ेंग एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज दिस सोल्यूशन विच इज़ प्रिटी मच क्लियर, ऑलराइट। ये सोल्यूशन बनेगा दैट इज़ थोड़ा सा, क्योंकि ये कंपाउंड है, ऑक्सीडाइज हो गया है, कार्बन रहेगा, इसकी वजह से ब्लैकिश दिखेगा। और इसमें देखो ग्लास के टुकड़े भी रहेंगे, क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब तोड़ा है, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े भी रहेंगे। तो हमने इसको फिल्टर कर लिया अच्छे से, दिस इज़ अ हॉट फिल्ट्रेशन, और जो सोल्यूशन मिल रहा है अपने को दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी मच क्लियर, ओके। और इसको हम बोल रहे हैं लज़ेंग्स एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर नाइट्रोजन है, ऑब्वियसली कार्बन तो पहले से ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जनरली प्रेजेंट होता ही है, और अगर इसमें नाइट्रोजन है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NaCN बन जाएगा सॉल्ट, एंड सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्यूबल रहेगा सॉल्ट, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी आ जाएगा फिल्टर करने के बाद, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो इसमें हैलोजन है, ठीक है ना, तो NaX बन जाएगा, हैलोजन अगर है तो।
और अगर सल्फर है तो Na2S बन जाएगा। तो इस तरह के सॉल्ट्स बनेंगे और ये सारे सॉल्ट कहाँ पे आ जाएंगे, लेजेंस एक्सट्रैक्ट में आ जाएंगे। और हम इस एक्सट्रैक्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर। अंडरस्टूड है? ओके, तो हमने क्या किया है कि जो एक्सट्रैक्ट हमारा बना है लेजेंस एक्सट्रैक्ट, उसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन ले लिया और उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें थोड़ा सा FeSO4 सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो FeSO4 डालने की वजह से वो NaCN जो प्रेजेंट था, अगर है नाइट्रोजन तो NaCN रहेगा, तो FeSO4 और NaCN रिएक्ट होके FeCN/2 बनेगा। FeCN/2 ये फिर से NaCN के साथ रिएक्ट होगा और हमको मिलेगा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। रिमेंबर दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से जानेंगे, उनको नाम कैसे दिया जाता है ये भी अपन देखेंगे। तो इसका नाम है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, 6 साइनो ग्रुप है इसलिए हेक्सासाइनोफेरेट। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सोल्यूशन बना था सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट वाला, उसमें FeCl3 सोल्यूशन ऐड करेंगे। थोड़ा सा उसको पहले वार्म कर लेते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3 सोल्यूशन ऐड करते हैं। ओके, और उसको एसिडिफाई भी करते हैं यूजिंग HCl। तो देखो, जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट कॉम्प्लेक्स था वो रिएक्ट होगा विथ FeCl3 और यहाँ पे ये जो सोडियम है दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ Fe, दैट इज इट। ठीक है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। द ओनली डिफरेंस क्या हुआ है, सोडियम के जगह आयरन आ गया है, दोनों की वैलेंसी अलग रहने की वजह से। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया है। देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस आयरन का वो है +3 और जो अंदर वाला ऑक्सीडेशन आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये दोनों चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंडिकेट किया जा रहा है बाय रोमन न्यूमेरल्स इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम वर्कआउट कर सकते हो वैसे देखा जाए तो, पर ध्यान में रखे तो बेटर है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके ऊपर -4 का चार्ज है। ठीक है, और ये चार्जेस कैसे आते हैं बाय द वे, ये हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। तो ये 4 का यहाँ पे आया और ये 3 यहाँ पे गया, तो इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका ये फॉर्मूला है। बट ओवरऑल अगर तुम देखो नथिंग मच इज हैपनिंग। जो हमारा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट था उसका सोडियम के जगह आयरन आ चुका है और इसलिए फॉर्मूला चेंज हुआ है। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका ब्लू कलर होता है, इसलिए इसको प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। प्रूशियन ब्लू एक ब्लू का ही टाइप है बेसिकली, तो इसको प्रूशियन ब्लू कलर बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर अगर बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये कंफर्मेशन टेस्ट होती है फॉर नाइट्रोजन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है नाइट्रोजन का। इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रूशियन ब्लू कलर इन लेजेंस टेस्ट। ठीक है ना, इसको 2 स्टेप में किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट है वो 2 तरीके से हो रही है, मतलब 2 स्टेप्स में हो रही है। पहले तो हम उसमें FeSO4 डालते हैं। FeSO4 डालने की वजह से सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनेगा, उसको थोड़ा सा वार्म करके फिर हम लोग उसमें FeCl3 ऐड करते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, और ये होता है प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखनी है दोनों चीज़। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछे जा सकते हैं आयरन के, तो ये भी तुमको ध्यान में रखने, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन नाम तो इजी हो जाएगा जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन ये टेस्ट नाइट्रोजन के लिए है और किस तरह से करते हैं ये तुमको ध्यान में रखनी है। अंडरस्टूड? यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हमने जो कंपाउंड लिया है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा अगर सल्फर भी है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर मान लो सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन है तो जब हम सोडियम फ्यूजन टेस्ट करते हैं तो हमको NaCN मिलता है। ओके, और ये NaCN को हम लोग FeSO4 के साथ और फिर FeCl3 के साथ रिएक्ट करवा के प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिससे हमको नाइट्रोजन का कन्फर्मेशन मिलता है। क्लियर है, लेकिन अगर सल्फर भी है तो ये सोडियम साइनाइड की जगह सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, और जब हम FeCl3 ऐड करते हैं तो प्रूशियन ब्लू के जगह ब्लड रेड कलर का ये कंपाउंड मिलेगा। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है फेरिक थायोसाइनेट। ठीक है ना, जब FeCl3 हम ऐड करते हैं तो फेरिक
थायोसाइनेट मिलेगा और इसका ब्लड रेड कलर मिलता है अपने को। रादर दैन गेटिंग अ प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स हमको क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर मान लो तुम टेस्ट कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है ना, नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन अगर तुम प्रूशियन ब्लू एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुमको ये मालूम रहना चाहिए कि इसमें सल्फर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। सो ये लिमिटेशन बोल सकते हो, इसको एडिशन भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू बेसिकली, इट्स नॉट रियली ए लिमिटेशन। क्योंकि अगर प्रूशियन ब्लू मिलता है तो सिर्फ नाइट्रोजन है, और अगर रेड ब्लड मिलता है तो नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है, तो दोनों चीज़ें इसमें टेस्ट हो रही है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग लेजेंग्स टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर यूजिंग लेजेंग्स टेस्ट। ठीक है, तो अगर मान लो हमने सोडियम फ्यूजन टेस्ट किया और जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है या लेजेंग्स एक्सट्रैक्ट मिल रहा है उसमें अगर सल्फर है तो ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे सोडियम फ्यूजन टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सोडियम को सल्फर के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम सल्फाइड मिलेगा। ठीक है ना, सोडियम सल्फाइड मिलेगा। तो ये दो तरह से टेस्ट किया जा सकता है। देखो, तो ये सोडियम सल्फाइड हमारे एक्सट्रैक्ट में रहेगा। ओके, तो पहली टेस्ट जो है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। बड़ी सिंपल सी टेस्ट है। तो हम लोग जो एक्सट्रैक्ट लेंगे उसमें थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डालेंगे, इसका सोल्यूशन मिलता है। तो ये सोल्यूशन हम लोग ऐड करेंगे हमारे एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सोडियम है बाहर 2, उसके बाद FeCN/5। ठीक है, तो ये पेंटासायनो हो गया और ये NO ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ NO के जगह NOS आ जाता है, ये सल्फर आ रहा है Na2S से, सल्फर यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू वायलेट। ठीक है, तो वायलेट कलर आ जाता है इस कॉम्प्लेक्स का। तो ये कंफर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके, सो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, उसमें हम लोग सीधा सीधा रिएजेंट ऐड कर रहे हैं हमारे एक्सट्रैक्ट में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट। अगर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है अपने को, सो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और अब दूसरी टेस्ट देखते हैं इसमें। और सेकंड टेस्ट है सल्फर के लिए लीड एसीटेट टेस्ट। इसमें हम लोग लीड एसीटेट ये अपने एक्सट्रैक्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, सल्फर और लीड कंबाइन होके PbS बनता है, दैट इज़ अ ब्लैक प्रिसिपिटेट। बड़ा प्रोमिनेंट इसका होता है ऑब्जर्वेशन, ये ब्लैक कलर का पाउडर बनाता है, ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है। दैट इज़ यूजुअली मीन्स कि इसमें सल्फाइड है, आयन है, और PbS इज़ ऑलवेज ब्लैक प्रिसिपिटेट। ठीक है ना, तो ये ब्लैक के फॉर्मेशन की वजह से हम बता सकते हैं कि इसमें सल्फर है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर डिटेक्शन ऑफ लीड। अगर किसी कंपाउंड में लीड प्रेजेंट है या नहीं है ये डिटेक्ट करना है, तो उसमें हम लोग सल्फाइड अगर डालते हैं, सल्फाइड आयन अगर डालते हैं, तो PbS फॉर्म हो जाएगा ब्लैक कलर का, दैट इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लीड इन द कंपाउंड। तो इस तरह से लीड को भी तुम टेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ सल्फर का देख रहे हैं यूजिंग सोडियम फ्यूजन टेस्ट। तो इसलिए सल्फर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, लीड एसीटेट, और ब्लैक प्रिसिपिटेट ऑफ PbS indicates the presence of sulfur in organic compound. Understood है? Okay, so ये सल्फर की टेस्ट हो गई। और जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज डिटेक्शन ऑफ हैलोजन यूजिंग लेजेंग्स टेस्ट। ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग लेजेंग एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड वी कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हैलोजन्स इन इट। और इसमें 3 हैलोजन हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। वो देखते हैं कैसा करते हैं। तो हमने सोडियम फ्यूजन कर रहे हैं हम लोग, और हमारे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन अगर प्रेजेंट है, सो दैट विल गेट फ्यूज्ड विद सोडियम, और हमको सोडियम हैलाइड मिलेगा उस एक्सट्रैक्ट में। सो दिस विल बी सॉल्यूबल इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट हमारा उसमें सोडियम हैलाइड रहेगा, उसमें से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स या हैलोजन्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसमें HNO3 और AgNO3 ऐड करते हैं। AgNO3 हमारा रिएजेंट है, टेस्ट रिएजेंट, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। HNO3 ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है ना, मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या होता है जस्ट इन अ मिनट। तो सबसे पहले देखो टेस्ट क्या हो रही है। तो हमने एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें AgNO3 ऐड किया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो Ag आयन के साथ रिएक्ट होकर AgCl बनाएगा विच इज़ अ वाइट प्रिसिपिटेट। सो अगर वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है सो दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। और ये जो वाइट प्रिसिपिटेट है दैट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर वाइट प्रिसिपिटेट मिल रहा है उसमें हम थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और सोल्यूबल हो जाता है। सो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो जाती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अंडरस्टूड है? सो दैट इज़ फॉर क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड है तो AgBr का डल येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा और दैट इज पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और अगर आयोडाइड आयन है तो AgI मिलेगा विच इज अ ब्राइट येलो प्रिसिपिटेट एंड दैट इज कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो AgCl इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgBr इज पार्शियली सोल्यूबल एंड AgI इज इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कलर वाइट है, इसका कलर डल येलो है एंड इसका कलर ब्राइट येलो है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हैलाइड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो बड़ी सिंपल सी टेस्ट है, जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है उसमें सीधा सीधा तुमको AgNO3 ऐड करना है तो ये Ag वाले कंपाउंड्स बनेंगे जिससे प्रेसिपिटेट के कलर से हम बता सकते हैं कि कौन सा हैलाइड प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग HNO3? फंक्शन क्या है HNO3 का? देखो, अगर मान लो कि कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और उसके अलावा सल्फर भी है, ओके, हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं फॉर हैलाइड। तो नाइट्रोजन बनाएगा साइनाइड आयन, सल्फर बनाएगा सल्फाइड आयन, ठीक है ना। तो साइनाइड आयन ये एज NaCN प्रेजेंट रहेगा उस एक्सट्रैक्ट में और सल्फाइड आयन एज सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट रहेगा। तो जो HNO3 है वो इनको ऑक्सीडाइज करता है बेसिकली। तो साइनाइड को HCN में कन्वर्ट कर देगा, HCN इज अ गैस, तो ये गैस निकल जाएगा। उसी तरह से सल्फाइड आयन को ये H2S में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ऑल्सो अ गैस, और वो भी निकल जाएगा। तो इसमें से हम लोग नाइट्रोजन और सल्फर ये निकाल रहे हैं। इसमें मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो सल्फाइड आयन का होता है, क्योंकि सल्फाइड आयन कैन ऑल्सो प्रिसिपिटेट विथ सिल्वर एंड दैट कैन इंटरफियर विद द हैलाइड टेस्ट, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। साइनाइड आयन तो खैर इट विल नॉट इंटरफियर विद द टेस्ट, लेकिन सल्फाइड आयन कैन इंटरफियर, इसलिए सल्फाइड आयन को एज H2S निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें HNO3 ऐड करते हैं। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ HNO3। और इस तरह से हम हैलाइड आयंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, द रिएजेंट कौन सा है? AgNO3 प्लस HNO3। अंडरस्टूड है? ओके, जो नेक्स्ट टेस्ट देख रहे हैं हम लोग दैट इज डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। दिस इज बेसिकली वर फाइनल टेस्ट, ठीक है ना। तो डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस देख रहे हैं। तो अगर मान लो फॉस्फोरस हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं विथ सोडियम परऑक्साइड। फ्यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग किसी भी तरह का लिक्विड या वाटर इसमें यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी तरह का सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे। सॉलिड फॉस्फोरस ले लिया और सॉलिड सोडियम परऑक्साइड ले लिया और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में हीट करे बड़े ज़ोर से, ठीक है। तो एक फ्यूज्ड मास मिलेगा हमको, दैट मास इज सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो ये सोडियम फॉस्फेट को हम लेते हैं और इसको हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, सॉल्ट है सोडियम फॉस्फेट प्लस HNO3, तो हमको क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ओके, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने कर क्या दिया है ये स्टेप में? वी टुक फॉस्फोरस एंड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरस को हमने फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन मिला है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है उसको रिएक्ट करवाते हैं विथ अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट इज दिस, ओके, MOO4, इसको मॉलिब्डेट आयन बोलते हैं एंड ये अमोनियम सॉल्ट है उसका। अमोनियम मॉलिब्डेट ले लिया हमने और उसको इसमें ऐड कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा कि जब हम फॉस्फोरिक एसिड के सॉल्यूशन में अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड कर रहे हैं, ओके, HNO3 तो हमने पहले से ही ऐड किया था, तो अब हमको अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट मिलेगा, ठीक है ना। अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसके फॉर्मेशन से इंडिकेट होता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है। ओके, तो दिस इज हाउ वी डू फॉस्फोरस टेस्ट।
तो किस तरह से कर रहे हैं, फास्फोरस को पहले सोडियम परऑक्साइड के साथ फ्यूज़ किया, फिर उसको HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो हमको क्या मिल गया, फॉस्फोरिक एसिड। और हमने फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्ट किया है विथ अमोनियम मोलिब्डेट, व्हाट वी गेट इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट विच इज़ येलो प्रिसिपिटेट। ओके, और ये हमको डिटेक्ट करवाता है कि फॉस्फोरस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो दिस वाज अबाउट फॉस्फोरस, हाउ टू identify that. There is also detection of oxygen, but there is no direct detection for oxygen. ऑक्सीजन के लिए डायरेक्ट डिटेक्शन का टेस्ट नहीं है किसी भी कंपाउंड में। जनरली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर है तो किसी तरह का फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या तो अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, या फिर हो सकता है कि ईथर के फॉर्म में हो, ईस्टर के फॉर्म में हो, किसी भी तरह के फॉर्म में हो सकता है ऑक्सीजन। और इन ग्रुप का टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर ये ग्रुप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑलराइट, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं है ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। Up to now, we have seen the detection of various different elements in organic compound. हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हैलोजन और सल्फर, इनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। ऑक्सीजन का तो कोई टेस्ट है नहीं वैसे, तो किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है इनको ये देखा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। क्वालिटेटिव कि हम लोग सिर्फ कौन से प्रेजेंट है उनके ऊपर फोकस कर रहे, कितने प्रेजेंट है इसके ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, उसको किस तरह से अपन कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे हमको परसेंटेज कंपोजिशन पता चलता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और परसेंटेज कंपोजिशन से हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला बता सकते हैं, और अगर हमको वेपर डेंसिटी मालूम है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम बता सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ वी डू क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।